अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है, तो आप भूत, मौत या अंधेरे का नाम लेंगे। लेकिन सोचिए, अगर किसी इंसान की लाश मिले और दुनिया में कोई भी यह ना बता पाए कि वो इंसान था कौन। उसका कोई नाम नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई देश नहीं, और ऐसा लगे जैसे वो कभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ था। 1970 में नॉर्वे की एक बर्फीली घाटी में ठीक ऐसा ही हुआ था। एक ऐसी औरत मिली जिसकी मौत ने पूरे यूरोप को हिला दिया, लेकिन 50 साल बाद भी उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। नॉर्वे का इस डालिन इलाका वैसे ही खौफनाक माना जाता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घना जंगल, हमेशा ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। लोग इसे मौत की घाटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले भी कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी। 29 नवंबर 1970 की दोपहर एक आम सा परिवार वहां घूमने आया था। पिता अपने 2 बच्चों के साथ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। तभी बच्चों की नजर नीचे पत्थरों के बीच किसी चीज पर पड़ी। बच्चों ने चिल्लाकर पिता को बुलाया। जब वो पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक औरत की जली हुई लाश पड़ी थी। उस औरत का शरीर आधा जल चुका था। हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे आखिरी पल में उसने दर्द से लड़ने की कोशिश की हो। चेहरा इतनी बुरी तरह जला हुआ था कि पहचानना नामुमकिन था। पास में कोई बैग नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई नोट नहीं, सिर्फ जले हुए कपड़े, कुछ खाली दवाइयों की गोलियां और एक बोतल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर हर निशानी मिटा दी हो। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जितना आगे जांच बढ़ी, मामला उतना ही उलझता चला गया। औरत के कपड़ों से सारे लेबल काट दिए गए थे। जूतों के अंदर तक कोई ब्रांड का नाम नहीं था। ऐसा काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी सबको चौंका दिया। उसकी मौत सिर्फ आग लगने से नहीं हुई थी। उसके पेट में नींद की गोलियां पाई गई और शरीर पर ऐसे निशान थे जो बताते थे कि यह मौत साधारण नहीं थी। कुछ ही दिनों में पुलिस को पता चला कि यह औरत अचानक कहीं से प्रकट नहीं हुई थी। वह नॉर्वे के कई शहरों में घूम चुकी थी, अलग अलग होटलों में ठहरी थी, लेकिन हर होटल में उसने अलग नाम बताया। कहीं वो खुद को फ्रेंच बताती, कहीं जर्मन, कहीं बेल्जियन। हर बार नकद भुगतान, हर बार अकेली। होटल स्टाफ का कहना था कि वो बहुत कम बोलती थी और ज्यादातर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या किसी से छुप रही हो। जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें कुछ कोड मिले, ऐसे कोड जिन्हें आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये यात्रा के संकेत हो सकते हैं, कुछ ने कहा ये जासूसी से जुड़े मैसेज थे। ठंडा युद्ध चल रहा था, यूरोप जासूसों से भरा पड़ा था। क्या ये औरत भी किसी गुप्त मिशन का हिस्सा थी? सबसे डरावनी बात यह थी कि दुनिया में कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई देश। जैसे वो औरत मरने के बाद नहीं, बल्कि जिंदा रहते हुए ही इस दुनिया से गायब थी। पुलिस ने इंटरपोल तक की मदद ली, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आखिरकार उसे एक नाम दिया गया, इजडेल वुमन, और बिना असली पहचान के उसे दफना दिया गया। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहे थे। वो औरत कौन थी? वो इतने झूठे नाम क्यों इस्तेमाल कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद मरी थी या किसी ने सच छुपाने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस डालिन घाटी में आज भी जब तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिना चेहरे की औरत पहाड़ों के बीच खड़ी होकर किसी को पुकार रही हो। जब पुलिस को लगा कि इस औरत की लाश के साथ मिली चीजों से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तभी एक छोटी सी जानकारी ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। बर्गन रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में कई महीनों से 2 सूटकेस लावारिस पड़े थे। किसी को नहीं पता था कि वो किसके हैं, लेकिन जब पुलिस ने उनके बारे में सुना तो उन्हें शक हुआ कि ये उसी अनजान औरत से जुड़े हो सकते हैं। जब उन सूटकेस को खोला गया तो अंदर की चीजों को जांच कर रहे अधिकारियों को चुप कर दिया। अंदर कपड़े थे, लेकिन फिर वही अजीब बात, हर कपड़े से लेबल काट दिया गया था, जैसे जानबूझकर यह सुनिश्चित किया गया हो कि कोई भी यह ना जान पाए कि ये चीजें कहां से खरीदी गई हैं। कुछ कपड़े महंगे थे, कुछ बिल्कुल साधारण। वहां एक विग भी मिली, यानी नकली बाल। इसका मतलब साफ था कि वो औरत अपनी शक्ल बदल सकती थी, जैसे वो चाहती हो कि कोई उसे पहचान न सके। सूटकेस में मिले जूतों ने पुलिस को और चौंका दिया।
उनमें से एक जोड़ी के अंदर से रेत निकली जो नॉर्वे की नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना था कि वो रेत शायद किसी और देश की थी। इसका मतलब ये था कि इज़डाल महिला हाल ही में विदेश से आई थी, लेकिन किस देश से, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे अजीब चीज जो उन सूटकेस में मिली वो थे कुछ कागज जिन पर अजीब से अक्षर और निशान बने हुए थे। देखने में वो कोई आम नोट्स नहीं लगते थे। कुछ पंक्तियां ऐसे लिखी थी जैसे किसी सफर का रिकॉर्ड हो, लेकिन उन्हें पढ़कर भी कोई साफ जगह या नाम समझ में नहीं आता था। कुछ जांचकर्ताओं ने कहा कि ये किसी तरह का कोड हो सकता है, और अगर ये कोड था तो इसका मतलब ये हुआ कि इस औरत की जिंदगी साधारण नहीं थी। जब पुलिस ने उन होटलों के स्टाफ से दोबारा पूछताछ की जहां वो औरत ठहरी थी, तब और भी बातें सामने आई। एक होटल कर्मचारी ने बताया कि उसने उस औरत को एक अजनबी आदमी के साथ बात करते देखा था। दोनों के बीच बातचीत बहुत छोटी थी, लेकिन माहौल अजीब था, जैसे कोई सौदा हो रहा हो। एक और गवाह ने कहा कि उसने उस औरत को अचानक होटल छोड़ते हुए देखा था और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उस औरत के दांत असली नहीं थे, उसके नकली दांत थे, और वो भी ऐसे बनाए गए थे जो आमतौर पर उस दौर में इस्तेमाल नहीं होते थे। ये बात साफ इशारा कर रही थी कि वो औरत किसी आम जिंदगी से नहीं आई थी। या तो वो बहुत अमीर थी या फिर किसी खास संगठन से जुड़ी हुई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक डरावना सवाल खड़ा हो गया। क्या ये औरत जासूस थी? ठंडे युद्ध के समय जब यूरोप दो ताकतों के बीच बटा हुआ था, जासूसी आम बात थी। नॉर्वे की भौगोलिक स्थिति भी बहुत संवेदनशील थी। अगर ये औरत किसी मिशन पर थी तो क्या उसका मिशन असफल हो गया, और क्या उसी वजह से उसे मार दिया गया? लेकिन फिर एक और संभावना सामने आई जो और भी डरावनी थी। क्या ये सब खुद उसने किया? क्या वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी पहचान खुद मिटा दी और आखिर में अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली? लेकिन अगर ऐसा था तो उसने इतना नाटक क्यों किया? अलग नाम, अलग पहचान, कोड, विग, ये सब क्यों? इन सवालों के साथ ही इज़डाल महिला की कहानी और भी गहरी होती चली गई। हर जवाब के साथ दो नए सवाल खड़े हो जाते थे, जैसे कोई जानबूझकर चाहता हो कि सच्चाई सामने ना आए। और यही वजह थी कि आज भी जब लोग इस केस का नाम सुनते हैं तो एक ही बात कहते हैं, ये सिर्फ एक औरत की मौत नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हुई। जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पुलिस के पास सवाल ज्यादा थे और जवाब लगभग शून्य। लेकिन फिर एक छोटी सी जानकारी सामने आई जिसने इज़डाल महिला की जिंदगी के आखिरी दिनों को थोड़ा साफ करना शुरू किया। रेलवे रिकॉर्ड और होटल रजिस्टर की मदद से पुलिस ने उसके ऊपर की एक अधूरी तस्वीर बनाई। पता चला कि मरने से कुछ दिन पहले वो लगातार शहर बदल रही थी, कभी ट्रेन से, कभी बस से, और कभी अचानक अपनी योजना बदल देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी को खोज रही हो। एक गवाह ने बताया उसने उस औरत को एक ट्रेन के डिब्बे में बेहद परेशान हालत में देखा था। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी और हर स्टेशन पर उठकर दरवाजे की तरफ जाती थी, जैसे उसे डर हो कि कोई अंदर आ जाएगा। उस गवाह के मुताबिक उस औरत के साथ एक आदमी भी था। वो आदमी शांत था, बहुत कम बोल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनके बीच अपनापन नहीं था, जैसे वो किसी मजबूरी में साथ चल रहे हों। इस आदमी की पहचान कभी नहीं हो पाई। किसी ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, किसी को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन पुलिस को यकीन था कि अगर वो आदमी मिल जाए तो शायद इस रहस्य का आधा पर्दा उड़ सकता है। अफसोस की बात यह थी कि उस दौर में सीसीटीवी नहीं थे और याददाश्त पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस को एक और अजीब जानकारी मिली। इज़डाल महिला ने आखिरी बार जो होटल छोड़ा था, वहां उसने अपना कमरा अचानक खाली किया, बिना किसी सूचना के। कमरे में सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे वो जानती हो कि वो वापस नहीं आएगी। होटल स्टाफ ने बताया कि उसने चेकआउट के समय बेहद शांत आवाज में बात की थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब सवाल ये था कि वो सीधे इज़डालेन घाटी क्यों गई? वो जगह ना तो पर्यटकों के लिए मशहूर थी, ना ही वहां जाना आसान था। ठंड, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और सन्नाटा, कोई आम आदमी वहां क्यों जाएगा? कुछ अधिकारियों का मानना था कि वो वहां किसी से मिलने गई थी, लेकिन अगर ऐसा था तो वो इंसान कौन था और वो कभी सामने क्यों नहीं आया? जांच में ये भी सामने आया कि इज़डाल महिला ने
अपने आखिरी दिनों में ज्यादा पैसे खर्च नहीं किया था, जैसे वो जानती हो कि अब उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या की तैयारी माना, लेकिन कई जांचकर्ताओं को ये बात जमी नहीं, क्योंकि वो औरत अपनी पहचान छुपाने के लिए इतना कुछ कर सकती है, इतनी आसानी से हार क्यों मानेगी। धीरे धीरे पुलिस के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। कुछ लोग मानते थे कि ये एक सुनियोजित हत्या थी, किसी ने उसे इस डालिन घाटी तक पहुंचाया और फिर वहां सबूत मिटाने के लिए जला दिया। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना था कि वो मानसिक रूप से परेशान थी और उसने खुद यह सब किया। लेकिन कोई भी पक्ष अपने दावे को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। इस डाल महिला अब सिर्फ एक केस नहीं रह गई थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, एक ऐसी औरत का प्रतीक जिसकी कहानी अधूरी रह गई। हर नई जानकारी पुराने सवालों को और गहरा कर देती। और इस बीच इस डालिन घाटी में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस रात किसी को जंगल में चलते हुए देखा था। किसी ने कहा कि आग की लपटों के पास एक साया खड़ा था। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ जली हुई लाश और ठंडी हवा बची थी, जैसे वो औरत आखिरी बार भी अकेली नहीं थी। जैसे जैसे इस डाल महिला का केस पुराना होता गया, वैसे वैसे कुछ ऐसी फाइल सामने आने लगी जिन तक आम पुलिस अधिकारियों की पहुंच नहीं थी। ये वो समय था जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ पश्चिमी ताकतें, दूसरी तरफ सोवियत संघ। नॉर्वे उस दौर में बेहद संवेदनशील देश माना जाता था, क्योंकि यहाँ नाटो के कई गुप्त सैन्य ठिकाने मौजूद थे। और तभी पहली बार आधिकारिक तौर पर यह शक सामने आया कि इस डाल महिला सिर्फ एक आम औरत नहीं थी। कुछ खुफिया अधिकारियों का मानना था कि वो महिला नॉर्वे में सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर रही थी। जिन शहरों में वो ठहरी थी, उनमें से ज्यादातर शहर सैन्य ठिकानों या नौसेना बेस के करीब थे। उसका बार बार जगह बदलना, अलग अलग नाम इस्तेमाल करना और होटल में बहुत कम बातचीत करना, ये सब बातें किसी जासूस के व्यवहारों से मिलती जुलती थी। इस शक को और मजबूती तब मिली जब यह पता चला कि उसने जिन कोड्स को अपने कागज पर लिखा था वो साधारण यात्रा नोट्स नहीं थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि वो रेडियो ट्रांसमिशन से जुड़े संकेत हो सकते हैं। उस दौर में जासूस अक्सर ऐसे कोड का इस्तेमाल करते थे ताकि अगर सामान पकड़ा जाए तो भी असली मतलब समझ में न आए। लेकिन अफसोस, ये कोड आज तक पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाए। मामला तब और गंभीर हो गया जब कुछ दस्तावेज अचानक गोपनीय घोषित कर दिए गए। कुछ रिपोर्ट्स सार्वजनिक फाइलों से गायब हो गई, कुछ गवाहों के बयान बदल गए और कुछ लोगों को दोबारा कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने तय कर लिया हो कि इस केस को एक सीमा से आगे नहीं जाने देना चाहिए। इसी बीच एक और डरावनी जानकारी सामने आई। एक पूर्व खुफिया कर्मचारी ने सालों बाद दावा किया कि इस डाल महिला पर नजर रखी जा रही थी। उसने कहा कि वो महिला अकेली नहीं थी, बल्कि किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि नेटवर्क किस देश का था, तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति ने अपना बयान वापस ले लिया। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच खामोशी की लड़ाई शुरू हो गई थी। पुलिस सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन खुफिया एजेंसियां नहीं चाहती थी कि कुछ बातें बाहर आएं। और इसी खींचतान में इस डान महिला की कहानी धीरे धीरे फाइलों में दबती चली गई। सरकारी तौर पर केस को असामान्य आत्महत्या घोषित कर दिया गया, लेकिन कई जांचकर्ताओं के लिए यह फैसला कभी भी संतोषजनक नहीं था, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब अब तक नहीं थे। अगर वो जासूस थी तो उसे किसने मारा, और अगर उसने खुद जान दी तो इतनी जटिल जिंदगी जीने की क्या जरूरत थी। समय बीतता गया, लेकिन इस डालिन घाटी की खामोशी ने इस कहानी को कभी मरने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान हल नहीं करता, बल्कि वो रहस्य इंसान को ही निगल जाते हैं। और इस डाल महिला का केस भी शायद उन्हीं में से एक था, क्योंकि सच चाहे जो भी हो, कोई ना कोई उसे छुपाना चाहता था। साल बीतते गए, इस डाल महिला की फाइलें सरकारी अलमारियों में बंद होती चली गई। जिन पुलिस अधिकारियों ने इस केस पर काम किया था, वे या तो रिटायर हो चुके थे या इस दुनिया में नहीं रहे। लोगों को लगने लगा था कि ये कहानी अब कभी दोबारा सामने नहीं आएगी, लेकिन रहस्य कभी पूरी तरह नहीं मरता। कई दशकों बाद जब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका था, तब इस केस ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा। साल 2016 में कुछ पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इस केस को दोबारा खोलने की कोशिश की। अब उनके पास वो तकनीकी थी जो 1970 में संभव नहीं थी। इस डाल महिला के शरीर से लिए गए पुराने सैंपल्स की मदद से
डीएनए जांच की गई। पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब उस महिला की पहचान सामने आएगी। जांच में पता चला कि उसका डीएनए यूरोप के कई हिस्सों में मेल खाता था, लेकिन किसी एक देश से नहीं। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि उसकी जड़ें शायद मध्य या पूर्वी यूरोप में थी, लेकिन फिर भी कोई पक्का नाम सामने नहीं आया। इसके बाद उसकी आवाज और उच्चारण पर भी अध्ययन किया गया। पुराने गवाहों की यादों के आधार पर विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया कि उसका लहजा जर्मन या फ्रेंच जैसा हो सकता है, लेकिन वो किसी एक भाषा की नहीं लगती थी, जैसे उसने जानबूझकर अपना बोलने का तरीका बदला हो। यह बात फिर से जासूसी की थ्योरी को मजबूत करती थी। इसी दौरान कुछ नए गवाह भी सामने आए। एक बुजुर्ग महिला ने दावा किया कि उसने 1970 में इस डाल महिला को एक आदमी के सामने तेज आवाज बहस करते देखा था। उस आदमी का चेहरा उसे साफ याद नहीं था, लेकिन उसकी आवाज कठोर और आदेश देने वाली थी, जैसे वो किसी ताकतवर संगठन से जुड़ा हो। लेकिन इतने साल बाद इस बयान को साबित करना नामुमकिन था। जांच करने वालों को सबसे ज्यादा निराशा तब हुई जब पता चला कि कई अहम सबूत समय के साथ नष्ट हो चुके थे। कुछ रिकॉर्ड्स गुम थे, कुछ फोटोग्राफ्स धुंधले हो चुके थे, और कुछ फाइलें अब भी गोपनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच्चाई तक पहुंचने का हर रास्ता जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। जितना ज्यादा विज्ञान ने मदद करने की कोशिश की, उतना ही यह साफ होता गया कि इस केस में सिर्फ तकनीक काफी नहीं थी। यहाँ इंसानी इरादे, डर और शायद राजनीति भी शामिल थी। इस डाल महिला अब सिर्फ एक अनजान लाश नहीं थी, वो उस दौर की परछाई बन चुकी थी जब सच से ज्यादा ताकत रहस्य की होती थी। लोगों के मन में अब एक अजीब सा सवाल उठने लगा था, क्या सच जानना वाकई जरूरी है, या कुछ रहस्य इसलिए होते हैं ताकि वो हमें याद दिला सके कि हर कहानी का अंत नहीं होता। क्योंकि इस डाल महिला का नाम आज भी नहीं पता, उसका अतीत आज भी धुंध में है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। इस डाल महिला की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सवालों की संख्या जवाबों से कहीं ज्यादा थी। पुलिस, वैज्ञानिक, पत्रकार और इतिहासकार सभी ने अपनी अपनी कोशिश कर ली थी, लेकिन जितने ज्यादा सच के करीब जाने की कोशिश की गई, उतना ही वो दूर होता चला गया। जैसे इस रहस्य ने खुद तय कर लिया हो कि उसे पूरी तरह उजागर नहीं होना है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में आज भी उसकी मौत को आत्महत्या बताया जाता है, लेकिन इस निष्कर्ष से शायद ही कोई पूरी तरह संतुष्ट हो, क्योंकि अगर वो आत्महत्या थी तो एक इंसान अपनी पहचान, अपना अतीत और अपने हर निशान को इतनी सावधानी से क्यों मिटाएगा? और अगर वो हत्या थी तो हत्यारा इतना साफ सुथरा काम कैसे कर गया कि दशकों बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला? कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो एक जासूस थी जिसे मिशन पूरा होने से पहले ही खामोश कर दिया गया। कुछ का कहना है कि वो एक आम औरत थी जो किसी ऐसे खेल में फंस गई जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो खुद अपनी पहचान से भाग रही थी, किसी पुराने दर्द से, किसी डर से, या किसी ऐसे सच से जिसे वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी। इस डालिन घाटी आज भी वैसी ही है, ठंडी, सुनसान और रहस्यमयी। लोग वहां जाते हैं, तस्वीर लेते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन कहा जाता है कुछ लोग आज भी महसूस करते हैं कि वहां कोई अदृश्य मौजूदगी है, जैसे कोई कहानी अब भी अधूरी हो, जैसे कोई सवाल अब भी हवा में तैर रहा हो। इस डाल महिला की कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा है, सिर्फ एक तारीख और एक पहचान, अज्ञात महिला। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई, एक ऐसी औरत जिसने इस दुनिया में रहते हुए भी खुद को दुनिया से छिपा लिया। कभी कभी इतिहास में कुछ कहानियां इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि उनका अंत नहीं होता। इस डाल महिला की कहानी भी उन्हीं में से एक है। हर पीढ़ी इसे दोबारा सुनती है, दोबारा समझने की कोशिश करती है, और फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाती है कि वो औरत कौन थी, वो वहां क्यों थी, और क्या सच वाकई कभी सामने आएगा? शायद नहीं, और शायद कुछ रहस्य इसीलिए होते हैं ताकि इंसान यह याद रख सके कि हर सच इंसान के लिए नहीं बना होता। और शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि हम आज तक यह नहीं जान पाए कि इस डाल महिला कौन थी। सबसे डरावनी बात यह है कि दुनिया ने धीरे धीरे इस सवाल को पूछना ही बंद कर दिया। एक औरत आई, रही, मरी, और इतिहास ने उसे बस एक फाइल नंबर बना दिया। आज भी उसकी कब्र पर कोई फूल रखने नहीं आता, कोई ये कहने नहीं आता कि मैं उसे जानता हूँ, कोई ये नहीं कहता कि वो मेरी थी। कभी कभी लगता है जैसे उसने मरने से पहले यही चाहा हो, बिना नाम, बिना चेहरा और बिना किसी पहचान।
और अगर ऐसा है तो शायद वो अपने आखिरी फैसले में कामयाब रही, क्योंकि इस दुनिया में आज भी कोई नहीं जानता कि इस डालिन घाटी में उस रात वो औरत सिर्फ मरी थी या उसे किसी ने मारा था। और इसी के साथ इस डाल महिला की यह अनसुलझी कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची लेकिन डरावनी रहस्यमयी कहानियां पसंद है जो किताबों में कहीं नहीं मिलती और जिनके सवाल आज भी जिंदा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन रहस्यों को आवाज देते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी आत्महत्या लगी या एक साजिश। और हाँ, अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है। तब तक याद रखिए, हर रहस्य का भूत नहीं होता, लेकिन हर भूत के पीछे एक अधूरी सच्चाई जरूर होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।